आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर 20 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। जैसा कि हम जानते हैं कि ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम किसके अंतर्गत आता है? प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। प्रोडक्शन क्या है? जो हमारा भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध साहस जो हमारे उत्पत्ति के साधन हैं, और जो उत्पादन किया जाता है, कौन सा उत्पादन? कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय, एक्सचेंज, है ना। तो ये अर्थशास्त्र के जो पार्ट्स हैं मेन, उसी में से एक पार्ट से आपका प्रोडक्शन या उत्पादन। उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन कारकों या उपादानों का, जैसे कारक मीन्स साधन होते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एवं कच्चे माल का प्रयोग करने से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन वस्तुओं बनाने का एक उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य है लोगों द्वारा की गई वस्तुओं की मांग को पूरा करना। अर्थात जब वस्तुओं की मांग को पूरा किया जाता है, तो जब उपभोक्ता होता है उन वस्तुओं को मांग को पूरा करता है अपने उपभोग के लिए, उस उपभोग की वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए हमें उत्पादन करना आवश्यक होता है। हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, अर्थात उत्पादन फलन क्या है। व्हाट इज द प्रोडक्शन फंक्शन? उपादानों, जो इनको बोलते अपन इनपुट्स, और उत्पादनों जिसको बोलते अपन आउटपुट्स, अर्थात इनपुट और आउटपुट के फलनात्मक संबंध, फंक्शनल रिलेशनशिप को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बतलाता है कि समय की एक निश्चित अवधि में दिए गए उपादानों का प्रयोग करके, उपादानों का होता है इनपुट्स जो साधन होते हैं, उनका प्रयोग करके हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। उपादान उत्पादन के विभिन्न कारक या साधन होते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी। इसे हम मैथमेटिकल फंक्शंस के रूप में या गणितीय फलन के रूप में भी दर्शा सकते हैं। हम बात करेंगे उपादान उत्पादन के विभिन्न कारक कहलाते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी। इसे हम गणितीय फलन के रूप में किस तरह से दर्शा सकते हैं? Q = F/L/K। मतलब Q मतलब आप उत्पादन है, F फलनात्मक संबंध बता रहा है, और किसके संबंध बता रहा है? L और K के, लेबर एंड कैपिटल के संबंध को बतला रहा है। ऊपर Q का मतलब क्या हो गया? उत्पादन है। L का मतलब श्रम है, लेबर है, और K का मतलब मशीन, पूंजी, जिस पे मशीन मतलब जिससे पूंजी का प्रयोग किया गया है, से है। यह फलन श्रम एवं मशीनों जैसे संसाधनों एवं कुल उत्पादन के बीच के संबंध को बताता है। टाइम्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, यदि समय या अवधि के आधार पर हम उत्पादन फलन की प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो ये दो तरह का होता है। फर्स्ट है अल्पकालीन उत्पादन फलन, शॉर्ट लॉन्ग प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, और लॉन्ग दीर्घकालीन उत्पादन फलन, अर्थात लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। जब हम अल्पकाल की बात करते हैं तो जैसा कि अपन ने मार्केट में ही पढ़ा हुआ था, अल्पकालीन समयावधि टाइम पीरियड वह पीरियड होता है जहां पर कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है और कुछ साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। जैसे पूंजी हुई और क्या लैंड हुआ, ये सब साधन, मशीन वगैरह हैं, ये क्या होते हैं? अल्पकालीन समयावधि में क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। और श्रम जो होता है वह परिवर्तनशील होता है। अर्थात अल्पकाल या शॉर्ट टर्म ऐसा समय होता है जब हम उत्पादन के सभी साधनों को नहीं बदल सकते हैं। हम केवल परिवर्तित साधनों, जैसे श्रम में बदलाव लाकर या उत्पादन में बदलाव ला करके हम उसको बदल सकते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन के दो तरह के कारक या साधन होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर जिसको बोलते हैं स्थिर कारक, और वेरिएबल फैक्टर जिसको बोलते हैं अपन परिवर्ती कारक या साधन। फिक्स्ड फैक्टर कौन से होते हैं? ऐसे कारक होते हैं जिन्हें उत्पादन के साथ साथ परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताया था कि भूमि हुई, मशीन हुई, बिल्डिंग वगैरह जो होता है, फर्म वगैरह जो होती है, इनको हम चाहें शॉर्ट पीरियड में चेंज कर सके तो हम नहीं कर सकते हैं। यही अल्पकालीन या स्थिर फिक्स्ड फैक्टर के साधन कहे जाते हैं। हम बात करेंगे परिवर्ती वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? वेरिएबल फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें उत्पादन के साथ साथ परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे श्रम हुआ, कच्चा माल हुआ, इनमें हम इस परिवर्तन कर सकते हैं, उनको अपन कहते हैं वेरिएबल फैक्टर। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स, उत्पत्ति के नियम।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्पत्ति के नियम। अल्पकाल में जब एक फर्म उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर, ठीक है, अल्पकाल में जब फर्म उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करती है, तब उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उन्हें उत्पत्ति के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है कब होता है? कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों में परिवर्तन करके। तो उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या उत्पत्ति के नियम के नाम से जानते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, और उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये तीनों लॉ को हम एक नाम से, एक नियम के नाम से भी जान सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। आधुनिक अर्थशास्त्री जो हुए हैं उन्होंने अल्पकालीन उत्पादन फलन के इन तीनों नियमों को उत्पत्ति का एक ही नियम माना है, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की हम बात करें तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि यदि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में क्रमानुसार या उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। यह उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। क्लियर हुआ कि कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधन में परिवर्तन किया जाता है तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। इसको अपन परिवर्तनशील अनुपात को उत्पत्ति ह्रास नियम भी के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत की कुछ शर्तें हैं या कुछ शर्तों पर आधारित है यह सिद्धांत। एक साधन के अतिरिक्त सभी अन्य साधनों की मात्राओं को स्थिर मान लिया जाता है। मतलब इसमें एक साधन के अतिरिक्त जो भी अन्य साधन है उनकी जो कांस्टेंट, जो उनकी क्वांटिटी है, मात्रा है, उसको कांस्टेंट मान लिया जाता है। जो हमारा टेक्निकल नॉलेज है वह भी हम इसको स्थिर मान लिया जाते हैं, उसमें कोई गेन नहीं कर सकते हैं। और साधनों के प्रयोग का अनुपात रेशो जो होता है वह परिवर्तनशील हो। जो साधनों का प्रयोग किया जा रहा है उसका जो रेशो है वह परिवर्तनशील होना आवश्यक है। ये कुछ शर्तें हैं जो सिद्धांत में फॉलो की गई हैं। हम बात करेंगे, इसमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है, टीपी, एमपी और एपी। टीपी क्या है? टोटल प्रोडक्शन अर्थात कुल उत्पादन। एमपी क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन अर्थात सीमांत उत्पादन। और औसत एपी क्या है? औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन। कुल उत्पादन क्या होता है, कैसे निकालते हैं? परिवर्ती साधनों की सभी इकाइयों का प्रयोग करके, जो भी परिवर्तनशील साधन है उनकी सभी इकाइयों का प्रयोग करके जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन को हम कुल उत्पादन कहते हैं। जितनी परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ हैं जब उनका प्रयोग किया जाता है जो भी उत्पादन होता है उसके हम क्या बोलते हैं? कुल उत्पादन या टोटल प्रोडक्शन कहा जाता है। टीपी निकालने की क्या करते हैं? एपी स्टार क्यू, है ना, इससे अपन टीपी को निकाल सकते हैं। सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन, परिवर्तनशील साधन की एक और इकाई के प्रयोग करके, मतलब जिस 10 इकाइयाँ कार्य कर रही हैं तो 11वीं इकाइयों का प्रयोग करके उत्पादन होने के बाद कुल उत्पादन में जो बदलाव या चेंजेस आते हैं उसे हम उत्पादन का मार्जिनल प्रोडक्शन या एमपी कहते हैं। एमपी कैसे निकालते हैं? एमपी इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। टीपीएन एन इकाइयों की टोटल प्रोडक्शन है, टीपीएन माइनस 1 इन टोटल प्रोडक्शन इकाइयों में से 1 इकाई को माइनस कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए तो अपन एमपी निकाल सकते हैं। अपन कहते हैं एपी। एपी परिवर्तन साधन की प्रति इकाई से जितना उत्पादन होता है उसे अपन औसत उत्पादन, औसत मतलब एवरेज निकालना। कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्शन रहेगा उसमें से क्यू से डिवाइडेड कर देंगे, उसको अपना क्या निकल के आएगा? एपी निकल के आया जाएगा। तो ये अपना टीपी, एमपी और एपी हो गया। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार अल्पकाल में यदि हम उत्पादन के अन्य सभी साधनों को स्थिर रखते हैं और स्थिर रखते हुए केवल एक परिवर्तनशील साधन को जब हम बढ़ाते हैं उसमें वृद्धि करते हैं तो पहले हमारा प्रतिफल बढ़ता है, फिर यह घटने लगता है और अंत में जाकर के यह ऋणात्मक हो जाता है। इसी परिवर्तनशील अनुपात के नियम को हम एक टेबल के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। टेबल को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है।
फर्स्ट पार्ट अपना स्थिर साधन, जो कांस्टेंट फैक्टर है उसको हमने लिया है, उसको अपन बोलते हैं अपन स्थिर साधन। सेकेंड अपना परिवर्तनशील साधन TVF जिसको बोलते हैं। कुल उत्पादकता TP होती है। औसत उत्पादकता एवरेज प्रोडक्शन इसको अपन क्या बोलते हैं AP कहते हैं। और सीमांत उत्पादकता इसको अपन बोलते हैं MP बोलते हैं। जो तीनों नियम की बात हम इसी टेबल के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्थिर साधन है 1 है, वो पूरे जितनी इकाइयाँ उन सब में 1 जा रहा है। वेरिएबल फैक्टर जो है हमारा TVF है वह 1 से लेकर के 9 तक जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक जा रहा है। टोटल प्रोडक्टिविटी है जिसको अपन कुल उत्पादकता कहते हैं, वह हम देख रहे हैं अपनी 6 है, 16 है, 13 है। तो ये अपनी क्या हो रही, क्रमानुसार क्या हो रही, बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है इसको अपन अभी आगे निकालेंगे। फिर अपन देखेंगे AP कैसे निकालते, TP/TVF। जो TP है उसको TVF से डिवाइडेड कर देंगे तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, AP निकल के आ जाएगा। और सीमांत मॉड्यूलर प्रोडक्टिविटी कैसे, उत्पादकता कैसे निकालते हैं कि जो कुल उत्पादकता है, कुल उत्पादकता की 2 इकाइयों के बीच का जो अंतर होता है उससे अपन क्या निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। जैसे सपोज करें 2 इकाइयाँ TP कौन सी है, 16 और 6 है। तो 16 और 6 के बीच का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। तो जो 10 आया वो हमारी क्या निकल के आ गई, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकल के आ गई। तो डायग्राम में हम देख रहे हैं फर्स्ट से लेकर थर्ड इकाई का जो वेरिएबल फैक्टर है हमारा, फर्स्ट लेकर थर्ड तक, तो वहाँ पर TP हमारा कितना है, 6, 16, 13 है। और AP कितना है, 6, 8 और 10 है। और MP कितना है, 6, 10 और 14 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि TP भी बढ़ रहा है, AP भी बढ़ रहा है और MP भी बढ़ रहा है। तीनों की बढ़ने की दर जो है पॉजिटिव है, धनात्मक है ना, पॉजिटिव है। क्योंकि 16 और 6 के बीच का अंतर कितना है, 10 है। और 30 और 16 के बीच का अंतर कितना, 14 है। तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। लेकिन क्या हो रही है हमारी थर्ड स्टेज तक तो ये हमारा पूरा पॉजिटिव है, उसको अपन बोलते हैं उत्पादन की बढ़ती हुई अवस्था, है ना। बढ़ती हुई अवस्था फर्स्ट स्टेज होगी जहां इंक्रीज हो रहा है उत्पादन, अर्थात TP बढ़ रहा है, AP बढ़ रहा है और MP बढ़ रहा है। इसके बाद देख रहे हैं हम 4, 5, 6। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, TP बढ़ रहा है, MP बढ़ रहा है, AP बढ़ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, AP क्या हमारा इस इकाई पर, चौथी इकाई पर कांस्टेंट हो गया है। और 5वीं इकाई पर AP जाकर क्या हो गया, कम हो गया है। MP भी बढ़ रहा है लेकिन क्या हो रहा है, घटती हुई दर से बढ़ रहा है, या कांस्टेंट है एक तरह से। तो वहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम कहेंगे सेकेंड स्टेज जो मोड़ का बिंदु कहलाता है, फोल्ड का बिंदु कहलाता है, ये उत्पादन की सेकेंड स्टेज होती है जहाँ तीनों बढ़ते तो AP कांस्टेंट हो जाता है और कम होने लगता है, TP बढ़ता जाता है और MP क्या है, वो भी बढ़ता है लेकिन कम दर से बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, सेकेंड स्टेज हो गई। थर्ड स्टेज जो होती है वहाँ हम देख रहे हैं जब 7 इकाई का प्रयोग किया जा रहा है तो हमारा TP क्या हो रहा है, 7 और 6 के बीच में कांस्टेंट हो गया, 48 है तो ये कांस्टेंट हो गया है। AP क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 8 से क्या हो रहा है, 6.8 पर पहुंच गया है। तो ये हमारा AP क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और जो MP होता है वह क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और 0 के बाद यदि हम कुल उत्पादन अपन देख रहे हैं बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है, लेकिन हमारा MP क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है, अर्थात यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेज, अर्थात उत्पत्ति वृद्धि नियम। फर्स्ट स्टेज को अपन बोल सकते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम, सेकेंड स्टेज को बोल रहे हैं उत्पत्ति कांस्टेंट नियम और थर्ड को उत्पत्ति ह्रास नियम। इस तरह से हमारे तीनों वेरिएबल जो नियम लॉ हैं एक ही टेबल के अंतर्गत आपको प्रदर्शित किए जा रहे हैं। हम इसी टेबल को डायग्राम के रूप में भी देख सकते हैं। टेबल को जो अपन डायग्राम में देख रहे हैं तो OX, X और दोनों में अपन ऊपर वाला देख रहे हैं और नीचे देख रहे हैं। ऊपर में अपने उत्पत्ति ह्रास नियम को बता रहा है कि किस तरह से उत्पादन में वृद्धि हो रही है। हम देख रहे हैं नीचे से O बिंदु शुरू होकर के E और F बिंदु तक, P बिंदु तक जा रहा है। तो P तो वृद्धि तो हो रही है लेकिन क्या हो रही है, स्टार्टिंग में बढ़ती हुई दर से वृद्धि हो रही है, ऊपर P बिंदु पर जाकर के वृद्धि हो रही, घटती हुई दर से हो रही है। और ऊपर जाकर के कांस्टेंट, जहां हम देख रहे हैं ना 48 पे 7 पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया था TP हमारा, तो यहाँ पर TP क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है इस बिंदु पर। और उस बिंदु पर टॉप बिंदु के बाद में हम देख रहे हैं तो नीचे वो डाउन की ओर, नीचे डाउन जा रहा है, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, TP में हमारा TP क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो एक स्थिति कौन सी बनी, 3 स्टेज TP की फर्स्ट ऊपर वाले डायग्राम में देखने को मिल रही है कि फर्स्ट स्टेज 0 से लेकर के B पॉइंट तक क्या फर्स्ट स्टेज है जो इंक्रीज को बता रहा है।
सेकेंड स्टेज क्या है, इंक्रीज हो रही है लेकिन धीरे धीरे नेगेटिव में हो रही है, और ऊपर जाकर कांस्टेंट हो जाती है, और नीचे जाकर के टीपी में हमारी क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। अर्थात इसको अपन क्या करते हैं, क्यू से टीपी के अंतर्गत है, टीपी बिंदु तक की जो कर रही उत्पादन में वृद्धि तो हो रही है लेकिन घटती हुई दर से हो रही है। इसी टीपी वक्र के नीचे अपन क्या रहे, एपी और एमपी वक्र दिख रहे हैं। एपी वक्र जो तुम्हें आपको दिख रहा है वो अपना क्या हो रहा है, क्रमानुसार ऊपर तक बढ़ रहा है। उसके बाद क्या है, एपी में क्या हो रहा है, कमी होती जा रही है, लेकिन ओएक्स एक्सिस के ऊपर है एपी वक्र, ओएक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए अपन कहेंगे एपी में वृद्धि होती है, उसके बाद जो कमी होने लगती है तो वो एपी वक्र को प्रदर्शित कर रही है। और जो एमपी वक्र है वो जहाँ पे एपी मैक्सिमम जाता है उसके ठीक वहाँ पर एमपी भी मैक्सिमम जा रहा है, लेकिन उसके बाद में एमपी में गिरावट हो रही है। और एक बिंदु ऐसा है जहाँ पर एमपी क्या हो, जीरो हो जाता है टेबल में, उसी जीरो पॉइंट को अपन कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ओ आर बिंदु पर जहाँ देख रहे हैं क्रॉस कर रहा है एमपी वक्र, वो अपना कौन सा जीरो हो गया। और जहाँ दो बिंदु अपन को दिख रहे हैं ऐसे जहाँ पर माइनस में पहुंच रहा है एमपी वक्र, तो यहाँ जो ओएक्स रेखा के नीचे है वो वहाँ पर एमपी वक्र क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है। अर्थात जो भी कैलकुलेशन जो होता है जहाँ माइनस में स्टेज होती है वो हमेशा ओएक्स रेखा के नीचे आती है, इसलिए एमपी वक्र क्या है, जीरो के बाद में माइनस पर पहुंच रहा है। इन तीनों ही नियमों को हमने टेबल के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिटर्न्स टू स्केल रहेगा, उसको लेकर मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।